हेलो सभी को, मैं प्रीति सिंह विजुअल आर्ट क्लास से। इससे पिछली की क्लास में हमने देखा आदिकाल प्रकरण 3। आदिकाल प्रकरण 3 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस को रखा है? देसी भाषा काव्य को। देसी भाषा काव्य के अंतर्गत आपका रासो साहित्य आता है, जिसमें हमने इसे पहले की क्लास में, जिसने ना देखा होगा वो पहले की क्लास देखेगा, उसके बाद इसको। रासो साहित्य में हमने आपको बताया कि रासो शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, किन किन आचार्यों ने रासो शब्द की उत्पत्ति किन शब्दों से मानी है। जैसे आपके गारशादा तासी ने राजसूय से मानी है, हरप्रसाद शास्त्री ने राजयस से मानी है, और आपके रसायन शब्द से आचार्य शुक्ल रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। उसके बाद हमने रासो साहित्य का क्रम से पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें से आपका हमने कुमार रासो, विजयपाल रासो और बीसलदेव रासो, इसके बारे में पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं। आगे हम देखते हैं, आपकी आती है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो इसका समय जो है वो आपका 12वीं सदी माना जाता है। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद बरदाई को माना जाता है। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद बरदाई की रचना है। चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। हिंदी का प्रथम महाकवि किसको कहा गया है? चंद बरदाई को कहा है। और ये किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसको माना है? चंद बरदाई को माना है। वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जैसे आपके राहुल सांकृत्याय ने हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा को माना है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो हिंदी का प्रथम कवि जो है आदिकाल के प्रथम कवियों में किसको मानते हैं? चंद बरदाई को मानते हैं। चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि कहे जाते हैं। वह इनके द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन आता है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे कहते हैं? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है आपका? पृथ्वीराज रासो, और उसकी रचना किसने की है? चंद बरदाई ने की है। चंद जो है, जिनका नाम चंद बरदाई था, ये दिल्ली के अंतिम सम्राट, दिल्ली के अंतिम जो हिंदू सम्राट थे, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान के सामंत और उनके प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाता है चंद जो है वो किसके राज्य में थे या किसके शासनकाल में थे? पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में थे। ठीक है, चंद का जन्म जो है, चंद का जन्म लाहौर में हुआ था। ऐसी जनश्रुतियां मिलती हैं कि पृथ्वीराज रासो और चंद बरदाई का जन्म जो है वो एक ही दिन हुआ था, और पृथ्वीराज की और जो आपकी चंद बरदाई हैं इनकी मृत्यु भी एक ही दिन हुई थी। इनका जन्म चंद और पृथ्वीराज, जो पृथ्वीराज रहे हैं उनका जन्म और मृत्यु ऐसे जनश्रुतियों के द्वारा मिलता है कि इनकी जन्म मृत्यु एक ही दिन माना जाता है। अब हम आपको देखते हैं पृथ्वीराज रासो में ढाई हजार पृष्ठों का पृथ्वीराज रासो जो है ढाई हजार पृष्ठों का
यानी कि इसमें 2500 पेज मिलते हैं। बहुत बड़ा ग्रंथ है ये, इसीलिए इसको कहा गया है महाकाव्य। पृथ्वीराज रासो को, पृथ्वीराज रासो में समय या सर्ग या अध्याय, पृथ्वीराज रासो में कितने समय हैं, सर्ग हैं या अध्याय, कितने भागों में बांटा गया है वो से कहते हैं। तो उसे हम भाग को हम समय भी कहते हैं, सर्ग भी कहते हैं, अध्याय। तो ये आपसे तीनों शब्द देकर के क्वेश्चन बन जाता है। तो हमने क्या किया, पृथ्वीराज रासो में कितने अध्याय हैं, 69। ठीक है। पृथ्वीराज रासो में कुल कितने प्रकार के छंद मिलते हैं, पृथ्वीराज रासो में कुल आपके 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है, जिसमें से आपके मुख्य छंद हैं, जिसमें कवित्त, पृथ्वीराज रासो में प्रयोग होने वाले जो मुख्य छंद हैं उनके नाम है कवित्त, छप्पे, दोहा, तोटक, त्रोटक, तोमर, गाहा, और आर्या। ये विशेष छंद के रूप में आपके पृथ्वीराज रासो में मिलते हैं। यहाँ पे कवित्त है, ठीक है। कवित्त छंद छप्पे, दोहा, त्रोटक, तोमर, गाहा और आर्या, ये छंद आपको मिलते हैं। इसमें मुख्य रूप से छप्पे छंदों का जो प्रयोग किया गया है, जिसके कारण चंद बरदाई को छप्पे छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। चंद बरदाई को छप्पे छंद का विशेषज्ञ माना जाता है, किसके कारण, क्योंकि इन्होंने पृथ्वीराज रासो में मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया था, छप्पे छंद इनका विशेष रूप से देखने को मिलता है। मिश्र बंधुओं ने चंद बरदाई के संबंध में कहा है कि हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद बरदाई को ही कहा जा सकता है। कहा जा सकता है। ये किसने लिखा है, मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधुओं ने चंद बरदाई के लिए, आपसे पंक्ति दे के पूछ लिया जाता है कि ये पंक्ति चंद बरदाई के लिए किसने कही है, तो हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद बरदाई को ही कहा जा सकता है। ये किसने कहा है, मिश्र बंधुओं ने कहा है। इससे पहले जो हमने अभी आपको बताया था कि हिंदी के प्रथम महाकवि चंद बरदाई को और उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य माना है। ये किसके अनुसार है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। मिश्र बंधुओं ने भी वही बात कही है कि हिंदी के वास्तविक प्रथम महाकवि जो है वो चंद बरदाई को ही कहा जा सकता है। इसके अलावा आपके बच्चन सिंह लिखते हैं कि यह जो आपका पृथ्वीराज रासो है एक राजनीतिक महाकाव्य है।
एक राजनीतिक महाकाव्य माना है इसको, और दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। ठीक है, ये आपसे पूछ लिया जाता है कि राजनीति की, पृथ्वीराज रासो को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी का नाम किसने दिया है? बच्चन सिंह ने दिया है। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो को एक राजनीति का महाकाव्य माना है बच्चन सिंह ने, और राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी के रूप में पृथ्वीराज रासो को माना है। पृथ्वीराज रासो की रचना की शुरुआत जो है वो चंद बरदाई ने की थी। इन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखना प्रारंभ किया था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी के द्वारा बंदी बना करके ले जाया गया था तो उनके पीछे चंद बरदाई भी गए थे। तो चंद बरदाई जब गए थे तो उनका पृथ्वीराज रासो पूर्ण नहीं हुआ था, और पृथ्वीराज रासो को चंद बरदाई ने अपने पुत्र जल्हड़ को, चंद बरदाई का पुत्र कौन था? जल्हड़, जल्हड़ को उन्होंने सौंप दिया था। चंद बरदाई के पुत्र हैं जल्हड़, जल्हड़ को उन्होंने सौंप दिया था। और पृथ्वीराज रासो को जो पूर्ण करने का काम है, पृथ्वीराज रासो को पूरा किसने किया है? जल्हड़ ने किया है। आपसे पूछता है पृथ्वीराज रासो को पूर्ण किसने किया है, तो चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो की लिखने की शुरुआत की थी, लेकिन उसे पूर्ण उनके पुत्र जल्हड़ ने दिया है। ये आपको पंक्ति मिलती है पृथ्वीराज रासो में, पुस्तक जल्हड़ हथ दे, पुस्तक जल्हड़ हथ दे चली गजनन नृपकाज। ठीक है, ये पंक्ति आपको पृथ्वीराज रासो में ही मिलती है, जिसमें दिया गया है पुस्तक जल्हड़ हथ दे, यानी कि चले गजानन नृपकाज। चंद बरदाई जो है वो राजा के काम के लिए राजा के साथ वहां चले जाते हैं, यानी कि जो आप उनके समय के राजा थे पृथ्वीराज, उनके साथ चले जाते हैं, और वो जो पुस्तक है वो किसको देके जाते हैं? अपने पुत्र जल्हड़ को देके जाते हैं। आबू के पृथ्वीराज रासो में आपके आबू के यज्ञ कुंड से 4 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति तथा चौहानों के अजमेर में राजस्थान से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक का सविस्तार वर्णन है। पृथ्वीराज रासो की शुरुआत कहाँ से हुई है? पृथ्वीराज रासो में चंद बरदाई ने ये बताया कि जो 4 क्षत्रिय कुल थे, उन 4 क्षत्रिय कुलों की
उत्पत्ति कहाँ से हुई है? जो आबू के यज्ञ कुंड था, यहाँ से 4 क्षत्रियों की उत्पत्ति मानी है उन्होंने उत्पत्ति मानी। उसके बाद उन्होंने कहा उसमें ही चौहानों के अजमेर में राजस्थान से लेकर तक का पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक का वर्णन है। यानी कि पहले जो है पृथ्वीराज जो है वो अजमेर में थे, इसके बाद ये अजमेर से दिल्ली के शासन में आए। दिल्ली के शासन में जब इन्होंने राज्य संभाला, उसके बाद मोहम्मद गौरी के द्वारा इनका पकड़ा जाना और इनको ले जाना, यहाँ तक का इनका सविस्तार वर्णन किया गया है पृथ्वीराज रासो में। पृथ्वीराज रासो की घटना क्या है आप लोग को बताते हैं। पृथ्वीराज रासो में सबसे पहले दिल्ली के तोमर वंश में, तोमर वंश क्षत्रिय कुल में आता है। तोमर राजा अनंगपाल थे। दिल्ली के शासक जो थे तोमर राजा अनंगपाल थे। अनंगपाल की 2 पुत्रियां थीं, एक सुंदरी और दूसरी कमला। अनंगपाल की 2 पुत्रियां हुई, सुंदरी और कमला। सुंदरी का विवाह जो है ये कन्नौज के राजा विजयपाल के साथ हुआ था। कन्नौज के राजा विजयपाल के साथ। और कमला का विवाह हुआ था अजमेर के चौहान सोमेश्वर के साथ। ठीक है, तो दिल्ली के राजा अनंगपाल थे जिनकी 2 पुत्रियां थीं, एक सुंदरी थी, दूसरी कमला थी। सुंदरी का विवाह जो है वो कन्नौज के राजा विजयपाल के साथ हुआ था और कमला का विवाह अजमेर के राजा सोमेश्वर के साथ हुआ था। ये फिर विजयपाल और सुंदरी के पुत्र हुआ जिसका नाम था जयचंद्र। इनके पुत्र हुआ जयचंद्र। और कमला और सोमेश्वर के पुत्र हुआ, इनके पुत्र का नाम हुआ पृथ्वीराज। ठीक है, तो पृथ्वीराज जो थे, पृथ्वीराज को इनके नाना हुए अनंगपाल। अनंगपाल ने पृथ्वीराज को गोद ले लिया था, जिसके कारण पृथ्वीराज को गोद लेने के कारण जो अजमेर था वो दिल्ली के शासन में भी आ गया। यानी कि चौहानों का शासन जो है वो अजमेर में भी था और फिर वो दिल्ली में भी शासन हुआ। जब अनंगपाल की मृत्यु हुई तो उसके बाद दिल्ली का शासन किसने संभाला? पृथ्वीराज ने संभाला। और यही चीज जयचंद को पसंद नहीं आई। जयचंद को ये पसंद नहीं आया कि जयचंद जो थे इनकी सुंदरी भी पुत्री थी, कमला भी पुत्री थी, तो इन्होंने केवल अपनी एक नाती को पृथ्वीराज को ही अपना राजपाट दे दिया क्योंकि उन्हें गोद लिया था। ये चीज जयचंद को पसंद नहीं आई थी। जयचंद की एक पुत्री थी संयोगिता। जयचंद की पुत्री का नाम था संयोगिता। जयचंद जो है वो विद्वेष के कारण पृथ्वीराज से बहुत ही द्वेष भावना रखने लगा था। फिर उसके बाद जयचंद ने एक राजसूय यज्ञ किया। उस यज्ञ में सभी राजाओं को निमंत्रण किया, लेकिन पृथ्वीराज को निमंत्रण नहीं दिया। पृथ्वीराज को निमंत्रण न देने के बावजूद उन्होंने पृथ्वीराज की एक स्वर्ण मूर्ति बनवा करके राज दरबार में खड़ी करवा दी थी। जो दरबारी थे वहां पर संयोगिता जो कि जयचंद की पुत्री थी, उनका प्रेम और अनुराग पहले से ही पृथ्वीराज के प्रति था। तो संयोगिता ने उन सभी राजाओं को, जो उसी राजसूय यज्ञ के दौरान ही संयोगिता का स्वयंवर भी रचा गया। उस स्वयंवर में संयोगिता ने सभी राजाओं को छोड़ करके जो पृथ्वीराज की दरबार में वहां पे जो स्वर्ण मूर्ति थी उसी में उन्होंने वरमाला पहनाई थी। जब संयोगिता ने पृथ्वीराज को वरमाला पहनाई उनकी मूर्ति को, उसके बाद जयचंद बहुत ही क्रोधित हुए थे और उन्होंने संयोगिता को घर से
निकाल दिया था। जब संयोगिता को महल से निकाल दिया, जब वो बाहर एक झोपड़ी में रहने लगी थी, उसके बाद पृथ्वीराज आकर के संयोगिता का हरण कर ले जाते हैं और संयोगिता के साथ दिल्ली में राजकाज संभालने लगते हैं। और संयोगिता के साथ जब वो विवाह कर लेते हैं पृथ्वीराज, तो भोग विलास में लिप्त हो जाते हैं। उसके बाद पृथ्वीराज अपने राजकाज में ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण वहाँ का जो रक्षा बल होता है वो बहुत ही कमजोर हो जाता है। इसी बीच में मोहम्मद गौरी आकर के आक्रमण करता है। एक बार आक्रमण करने पे मोहम्मद गौरी हार जाता है, तो वो वापस चला जाता है। कुछ दिन के बाद मोहम्मद गौरी पुनः अपनी पूर्ण तैयारी के साथ पृथ्वीराज पर युद्ध करता है, जिसमें अंत में पृथ्वीराज जो है वो मोहम्मद गौरी के द्वारा बांध लिया जाता है। और जब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को बांध करके ले जाते हैं, तो उनके साथ चंद्रबरदाई भी जाते हैं। ऐसा ही पृथ्वीराज रासो में लिखा हुआ मिलता है कि जब वहां पृथ्वीराज को लेके जाया गया था, तो पृथ्वीराज शब्दवेदी बाण विद्या जानते थे, तो चंद्रबरदाई ने कुछ अपने कविता के माध्यम से पृथ्वीराज को ये संदेश दिया कि कहाँ पर जो मोहम्मद गौरी है वो गद्दी में किस स्थान पर बैठा हुआ है, जिसको सुन करके पृथ्वीराज ने शब्दवेदी बाण विद्या चलाई थी और उसके कारण ही मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई थी। पृथ्वीराज की बाण से मोहम्मद गौरी की मृत्यु उन्होंने लिखी है। उसके बाद चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज ने एक दूसरे को तलवार मार करके स्वयं को भी वहीं पर समाप्त कर दिया था। ये कथा आपकी पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत मानी जाती है, जो कि कुछ जो आपकी मोस्टली है वो आपकी चंद्रबरदाई ने लिखी थी, और कुछ भाग जो है उसका अंतिम भाग जब वो पृथ्वीराज के साथ जा रहे थे तो उनके पुत्र जलहर ने लिखा था। पृथ्वीराज रासो जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी पृथ्वीराज रासो को सुख सखी संवाद के रूप में रचित मानते हैं। सुख सखी संवाद के रूप में रचित मानते हैं। ठीक है, कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद है पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता के संबंध में जितनी भी कहानी ये बताई गई, ये केवल पृथ्वीराज रासो हमें एक प्रमाणिक ग्रंथ के रूप में नहीं मिलता है। ये कुछ बातें आपकी जनश्रुति के माध्यम से प्राप्त होती हैं, और कुछ पहले के कवि आचार्य थे, उन्होंने इसके थोड़े थोड़े से भाग लिखे हैं। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं और कुछ और भी आचार्य हैं जो कि इन्हें प्रमाणिक, अप्रमाणिक और अर्ध प्रमाणिक के रूप में मानते हैं। तो हम देखते हैं पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता के संबंध में। आपकी इस पॉइंट से एक क्वेश्चन तो आता ही है। प्रामाणिकता के संबंध में मतलब कि कितने आचार्य जो हैं वो पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानते हैं, ये आपको बताएंगे, कितने अप्रमाणिक और अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। सबसे पहले जो है पृथ्वीराज रासो को डॉक्टर बूलर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जयानक कृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर सन 1875 में पृथ्वीराज रासो को
अप्रमाणिक घोषित किया था। ठीक है, पृथ्वीराज रासो को सबसे पहले किसने, डॉक्टर वूलर ने किसके आधार पर अप्रमाणिक घोषित किया था, जो कि एक आपके कश्मीरी कवि जयानक थे। जयानक की रचना भी, ये भी आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है, तो पृथ्वीराज विजय किसकी है, जयानक की है। पृथ्वीराज विजय, जब डॉक्टर वूलर ने पृथ्वीराज विजय देखी है, जो कि जयानक के द्वारा लिखी गई है, उसमें उन्होंने देखा कि जो पृथ्वीराज रासो में बताया गया है वो कितना सत्य है और कितना उसमें मिलावट है, तो उन्होंने पृथ्वीराज रासो को क्या कह दिया, अप्रमाणिक घोषित कर दिया। इसके अलावा चंद ने जो पृथ्वीराज रासो था उसमें पृथ्वीराज के जन्म से संबंधित और उनका राज्याभिषेक, दिल्ली में उनका गोद लिए जाना, कन्नौज की घटना और मोहम्मद गौरी पर उनका आक्रमण, इन सब के बारे में जो घटना लिखते समय जिस सन का वर्णन किया है वो सन आपकी कहीं ना कहीं अप्रमाणिक घोषित हुई भी दिखती है। जैसे कि चंद ने पृथ्वीराज रासो में बताया कि पृथ्वीराज जी का जन्म इन्होंने पृथ्वीराज का जन्म संवत 1115 में माना, जन्म 1115 में माना। दिल्ली गोद लिया जाना, दिल्ली में इनको जब गोद लिया गया तो वो समय लगभग आपका सन 1122 माना, 1122 में इनको दिल्ली में गोद लिया गया। उसके बाद इनका कन्नौज जाना, कन्नौज जाना अर्थात की संयोगिता का हरण करना, वो इनका संवत 1151 लिया गया है। और मोहम्मद गौरी का युद्ध का वर्णन जो है वो संवत 1158 में मिलता है। ये जो कुछ समय है, ये समय आपकी चंद बरदाई के द्वारा बताए गए हैं पृथ्वीराज रासो में, लेकिन इसके आधार पे भी हमारा पृथ्वीराज रासो जो है वो प्रमाणिक सिद्ध नहीं हो पाया। जिसमें से हम लिखते हैं पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले आचार्य, अप्रमाणिक मानने वाले और अर्ध प्रमाणिक मानने वाले। जिन्होंने आधा प्रमाणिक माना है और आधा नहीं प्रमाणिक मानते हैं। प्रमाणिक मानने वालों में पहले आप क्या जाते हैं, श्याम सुंदर दास, सॉरी प्रमाणिक मानने वालों में आपके सबसे पहले क्या आते हैं, श्याम सुंदर दास, जिन्होंने प्रमाणिक माना है। दूसरा आप क्या जाते हैं, मिश्र बंधु, मिश्र बंधुओं ने भी पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माना है। तीसरा इसी में आ जाते हैं मोहनलाल, विष्णुलाल, पांड्या। ठीक है, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने भी क्या माना है, प्रमाणिक माना है। चौथा आपके कर्नल टाड ने भी पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माना है। अर्ध प्रमाणिक में आपका अप्रमाणिक जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल अप्रमाणिक मानते हैं पृथ्वीराज रासो को। देवी प्रसाद,
वह नेक्स्ट आपके हैं कविराज श्यामल दास। चौथा आपके हैं डॉक्टर बूल्हर हैं, इनका पूरा नाम है गौरी शंकर हीराचंद गौरी शंकर हीराचंद ओझा बूल्हर। ठीक है, नेक्स्ट आपके आते हैं मुरारी दान। ये सब आपके अप्रमाणिक मानते हैं रासो साहित्य को। रासो साहित्य को अर्ध प्रमाणिक मानने वाले आचार्यों में आपके आते हैं मुनिजन विजय, दूसरा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी, नेक्स्ट आपके हैं डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, और डॉक्टर दशरथ ओझा। ठीक है, ये आपके कुछ कवि और इतिहासकार रहे हैं जिन्होंने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक, अप्रमाणिक और अर्ध प्रमाणिक घोषित किया है। इसको आप सभी लोग लिख लें। इसमें से आपका एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, मोस्टली पेपरों में आपका इसी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने, या आपको 3 नाम दे दिया जाएगा, 4 नाम दे दिए जाएंगे, उसमें पूछेगा कि इसमें से कौन से ऐसे कवि रहे हैं जिन्होंने अप्रमाणिक माना है या अप्रमाणिक नहीं माना है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो जो है ये आपकी वीर रस में लिखित रचना है। पृथ्वीराज रासो वीर रस में लिखी गई है, व कहीं कहीं पर इसमें श्रृंगार रस भी देखने को मिलता है। ज्यादातर इसमें युद्धों का वर्णन देखने को मिलता है जो कि वीर रस से संबंधित है। जब ये संयोगिता और पृथ्वीराज का प्रेम वर्णन है, वहां पे ही श्रृंगार रस का वर्णन देखने को मिलता है। पृथ्वीराज रासो जो है एक प्रबंधात्मक रचना है, ये प्रबंधात्मक शैली में लिखी गई है। वह इसी समय में राम स्वरूप चतुर्वेदी लिखते हैं पृथ्वीराज राउस हिंदी की अपनी परंपरा की बड़ी उपयुक्त प्रस्तावना है। हिंदी का चरित्र पहली बार ही बड़े मोहक रूप में भाषा और संवेदना के दोनों स्तरों पर इसमें निखर कर आया है।
ठीक है। देखो रामस्वरूप चतुर्वेदी पृथ्वीराज रासो के संबंध में क्या मानते हैं? रामस्वरूप चतुर्वेदी। हमने बताया था कि रामस्वरूप चतुर्वेदी जो है वो रासो शब्द की उत्पत्ति राउस शब्द से मानते हैं, इसलिए उन्होंने पृथ्वीराज रासो न कह करके क्या कहा है? पृथ्वीराज राउस बोला है। ठीक है, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी पृथ्वीराज रासो के संबंध में कहते हैं पृथ्वीराज राउस हिंदी की अपनी परंपरा की बड़ी ही उपयुक्त प्रस्तावना है। हिंदी का चरित्र पहली बार ही बड़े मोहक रूप में भाषा और संवेदना के दोनों स्तरों पर इसमें निखर कर आया है। ये किसने कहा है? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। ये हमने आपको बताया था, जहां पे आपका पंक्ति में संवेदना शब्द मिल जाता है उसमें से आपका किसकी पंक्ति हो जाती है? वो रामस्वरूप चतुर्वेदी की पंक्ति आ जाती है। अगर आपको किसी भी रचना में, अगर आपकी कोई रचना दी गई है या फिर कोई पंक्ति दी गई है, उसमें अगर संवेदना शब्द लिखा हुआ है तो वो रामस्वरूप चतुर्वेदी की ही आती है। ठीक है, ये हमने देखा पृथ्वीराज रासो के बारे में। रासो साहित्य में सबसे ज्यादा जो फेमस रचना मानी जाती है वो आपकी पृथ्वीराज रासो ही मानी जाती है, जिसे कि आपका महाकाव्य के रूप में माना गया है। इसके बाद रासो साहित्य में ही अगले में आपके आ जाते हैं जैसे जयचंद प्रकाश। जयचंद प्रकाश रचना है और ये किसने लिखी है? केदार भट्ट ने। जयचंद प्रकाश आपकी आती है रासो साहित्य के अंतर्गत, लिखी है केदार भट्ट ने। जयचंद प्रकाश जो है ये वीर काव्य है, वीर रस में लिखी गई है, और जयचंद प्रकाश जो है ये प्रबंधात्मक रचना है। नेक्स्ट रचना है आपकी जयमयंक जस चंद्रिका। जयमयंक जस चंद्रिका, ये रचना आपकी है मधुकर भट्ट की। मधुकर भट्ट द्वारा लिखी गई है। ये भी आपकी रासो साहित्य के अंतर्गत आती है। इसके नेक्स्ट में आपका रासो साहित्य के अंतर्गत आता है परमाल रासो। परमाल रासो, इसका समय जो है वो 13वीं सदी माना जाता है। परमाल रासो की रचना किसने की थी? जगनिक ने की थी। परमाल रासो का अन्य क्या नाम है? आला खंड भी बोला जाता है इसे। परमाल रासो को क्या कहा जाता है? आला खंड भी कहा जाता है। परमाल रासो जो है ये आपके वीर गीत में लिखा गया है। इसमें वीर रस प्रधान रचनाएं रखी गई हैं। ठीक है, परमाल रासो में आला खंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें आला उदल जो आपके बुंदेलखंड साइड महोबा के बहुत ही वीर माने जाते थे, जो आला और उदल, इनकी वीरता का वर्णन माना गया। ये जो है ये महोबा की तरफ के थे। कहाँ के थे? महोबा बुंदेलखंड साइड इनका मिलता है। आला खंड भी कहा जाता है, जो कि आपका आला खंड सबसे पहले 1865 ईस्वी में 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जो जिलाधीश थे, 1865 ईस्वी में इलियट ने, जो फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश थे चार्ल्स इलियट, चार्ल्स इलियट ने सबसे पहले इसको प्रकाशित करवाया था। आपसे पूछा जाता है कि आला खंड जो है वो सबसे पहले प्रकाशित कब हुआ? तो आला खंड प्रकाशित हुआ 1865 ईस्वी में। ठीक है, और इसको किसने प्रकाशित करवाया था? चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। आला खंड जो है ये आपका कब गाया जाता है?
बरसात ऋतु में। आलाखंड कब गाया जाता है? बरसात ऋतु में गाया जाता है। और ये कहाँ पे गाया जाता है आलाखंड? उत्तर प्रदेश के जो बैसवाड़ा या पूर्वांचल, जो आपके बैसवाड़ा क्षेत्र होती है, पूर्वांचल और बुंदेलखंड साइड, आला कहाँ गाया जाता है सबसे ज्यादा? उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा में, पूर्वांचल और बुंदेलखंड साइड आला ज्यादा गाया जाता है। जगनिक की एक बहुत ही फेमस पंक्ति है जो कि आपकी परमार रासों में मिलती है, 12 बरस ले कुकुर जीवे और 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। ये किसकी पंक्ति है? जगनिक की पंक्ति है। किसने लिखी है? जगनिक ने, वो भी परमार रासों में मिलती है। ये पंक्ति आपकी बार बार पूछी गई है, कई बार क्वेश्चन में आ चुकी है। कौन सी? 12 बरस ले कुकुर जीरे और 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। ठीक है। इसके अलावा परमार रासों के आगे आपकी नेक्स्ट रचना रासो साहित्य के अंतर्गत आती है रणमल छंद। रणमल छंद किसकी रचना है? किसने लिखी है? श्रीधर ने लिखी है। रणमल छंद किसने लिखी? श्रीधर ने लिखी। रणमल छंद जो है, इसका समय जो है वो 14वीं सदी माना जाता है। रणमल छंद में आपका वीर रस प्रधान है। इसमें लगभग आपके 70 छंद मिलते हैं। वह रणमल छंद जो है वो डिंगल शैली में लिखी गई है। ठीक है, ये आपके कुछ हो गए रासो साहित्य के बारे में। अब हम अगली की क्लास में देखेंगे आदिकाल के प्रकरण 4 के अंतर्गत, जिसमें आपकी फुटकर रचनाएं आती हैं।